है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएस का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो चलिए बिना देरी करे बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर चेंजिंग आवर लाइफ्स। तो आज से 25 से 30 साल पहले ना ईमेल होता था ना इंटरनेट। फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो जाना पड़ता था लोगों को और लेटर भेजने में तो दिन लग जाते थे। लेकिन आज ये सब कुछ स्मार्टफोन या कंप्यूटर से इंस्टेंट हो जाता है और ये सब पॉसिबल हुआ है कंप्यूटर की वजह से। हर जगह स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, घर, कहीं ना कहीं कंप्यूटर का रोल ज़रूर होता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर वर्क। तो इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे, एक तो हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जो हम देख और छू सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, है ना, और सीपीयू, प्रिंटर एटसेट्रा। वहीं अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ प्रोग्राम। यानी कि सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि काम क्या करना है, जैसे एमएस वर्ड, पेंट, गेम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम। हर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, यानी इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप जो कंप्यूटर को बताता है कि कोई काम कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो इनपुट यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट यूनिट, जब हम कंप्यूटर से रिजल्ट चाहते हैं तो वो आउटपुट यूनिट के थ्रू मिलता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जैसे डिवाइसेस आउटपुट देते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे, एक तो एएलयू और एक हमारा होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन जैसे कैलकुलेशन करता है, और लॉजिक डिसाइड करता है जैसे ग्रेटर देन या लेस देन। वही अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है कि किस पार्ट को कब काम करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारी है इसमें प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो कि एक टेम्पोररी मेमोरी होती है और इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि जब तक काम इसमें हो रहा होता है तब तक डेटा यहाँ टेम्पोररी स्टोर होता है, जैसे ही काम खत्म मेमोरी हमारी क्लियर हो जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट जैसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज जहाँ डेटा सेव रहता है। ठीक है, ये लिखा है इसमें परमानेंट स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन, यानी कि एक परमानेंट स्टोरेज जहां डेटा सेव रहता है, जैसे हार्ड डिस्क और आपकी पेन ड्राइव। एक लास्टली इसमें एक पॉइंट है, मेमोरी में हर जगह का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे ही एक टास्क कंप्लीट हो जाता है वो स्पेस नेक्स्ट टास्क के लिए फ्री हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर का लॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी सिस्टम कैसे काम करता है, कौन किससे कनेक्टेड है और सब मिलके आउटपुट तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर हमारा एक आईपीयू साइकिल फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, आपकी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि अगर आपका जो लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख पाओ। हाँ जी, तो इनपुट यूनिट यानी ये उन सभी इनपुट डिवाइसेस से मिलकर बना होता है जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एटसेट्रा। इनका काम होता है इनपुट को बाइनरी यानी 0 और 1 की फॉर्म में बदलना, जिससे कंप्यूटर समझ सके। तो जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन। ठीक है, कीबोर्ड किस लिए होता है? कीबोर्ड से हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, माउस से हम पॉइंटर कंट्रोल करते हैं, और माइक्रोफोन से हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या है? सीपीयू से जो रिजल्ट आता है वो बाइनरी में होता है। आउटपुट यूनिट उस बाइनरी आउटपुट को ऐसे फॉर्म में बदलता है जिसे हम इजीली समझ सकें, जैसे स्क्रीन पे दिखाई देना वाला टेक्स्ट या साउंड। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है, प्रिंटर पेपर पे आउटपुट देता है, वहीं स्पीकर साउंड आउटपुट सुनने के लिए होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन। तो CPU, इससे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं और इसका काम है कंट्रोल और प्रोसेसिंग। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक होता है हमारा रजिस्टर, जिसे कहते हैं हम हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज। कर लेते हैं पहले हम CPU की। ALU ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, जैसे आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस करता है। लॉजिक डिसीजंस भी लेता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये डेटा को मेमोरी इनपुट और आउटपुट के बीच फ्लो करवाता है। ये प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, ये CPU के छोटे मेमोरी स्पेसेस होते हैं जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं। इनका यूज बहुत फास्ट होता है, तो ये सब मिलके कंप्यूटर को समझने, काम करने और रिजल्ट देने में मदद करते हैं। बात करते हैं मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी वो जगह होती है जहां डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी स्टोर होते हैं जब तक काम चल रहा होता है। जैसे ही काम खत्म होता है, मेमोरी हमारी क्लियर हो जाती है। ये हमारी यूनिट्स हैं मेमोरी की, बिट, 8 बिट और 1024 बाइट्स। बिट हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डिजिटल इंफॉर्मेशन की, जैसे कि 0 या 1। 8 बिट में हमारे 1 बाइट होते हैं। अ बाइट इज अ फंडामेंटल यूनिट फॉर डेटा स्टोरेज एंड द ट्रांसमिशन, यानी कि ये डेटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए होती है। 1024 बाइट्स जिसमें 1 KB होते हैं, यानी कि किलो बाइट। एंड प्रोग्रेशन कंटिन्यूज विद MB, फिर GB, फिर TB, यानी कि ये KB के बाद हमारे क्या आता है, MB आता है, यानी कि मेगाबाइट। फिर हमारा GB आता है, फिर TB आता है, फिर PB आता है, फिर और भी सारे होते हैं इसमें। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी पे। रैम, रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि पावर ऑफ होने पर डेटा चला जाता है। और रोम हमारी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, पावर ऑफ होने पर भी डेटा हमारा सेफ रहता है। तो ये हमारे इसमें कुछ टाइप्स लिखे हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। रैम के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, जो कि स्लोअर होती है और मेन मेमोरी के लिए कॉमनली यूजफुल होती है। और स्टैटिक मेमोरी जैसे SRAM कहते हैं, जो फास्टर होती है डायनेमिक रैम से एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। ठीक है, वहीं अगर हम रोम की बात करें तो रोम के हमारे कुछ ये टाइप्स होते हैं, एक तो प्रोम, EEPROM, EEPROM, फ्लैश EEPROM और मास्क रोम। ये सारे टाइप्स आप लोग अपने आप खुद पढ़ लीजिएगा, ईजी है। फिर हम बात करते हैं कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी यानी कि CPU के अंदर होती है और बहुत तेजी से काम करती है। जब भी CPU को डेटा चाहिए होता है, वो पहले कैशे मेमोरी चेक करता है। अगर डेटा मिल जाता है तो काम हमारा फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी का जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो एक स्टोरेज डिवाइस होती है, मीन्स कि सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता है जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, ये सब डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। पावर ऑफ होने पर भी डेटा हमारा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, जो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं हमारे, एक हार्ड डिस्क ड्राइव, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फ्लैश ड्राइव और ब्लू-रे डिस्क। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम बस की। सिस्टम बस क्या होता है? सिस्टम बस कंप्यूटर के अंदर डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक रास्ता होता है। ये CPU को मेमोरी और डिवाइसेस से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और IO बस, ये 4 चीजें आती हैं। डेटा बस क्या करता है? जो एक्चुअल डेटा को कैरी करता है कंपोनेंट्स के बीच में, जैसे कि मेमोरी से CPU और CPU से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। वहीं अगर हम एड्रेस बस की बात करें तो ये मेमोरी एड्रेसेस को ट्रांसमिट करता है करेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे रैम में, मतलब जहां पर डेटा को जरूरत होती है रिटर्न से रीड होने की। वहीं अगर हम कंट्रोल बस की बात करें तो कंट्रोल बस नाम से पता चला है, ये हमारे सारी जो भी मेमोरी मेमोरी ट्रांसमिट हो रही है हमारी, उसको कंट्रोल करता है। वहीं अगर हम IO बस की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड बस है जो डिजाइन किया गया है बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मेन सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें वो है हमारा मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन।
तो मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये एक मॉडर्न मोबाइल फोन्स छोटी कंप्यूटर जैसे होते हैं। इनमें कम पावर होती है लेकिन ये कई काम करते हैं, जैसे कॉलिंग, कैमरा, वीडियोस, टच स्क्रीन यूज़ करना, और ये सब एक छोटी बैटरी से चलता है। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपी यूनिट, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि एपीयू, फिर इसमें आते हैं हमारे डिस्प्ले सबसिस्टम, कैमरा सबसिस्टम और मोबाइल सिस्टम मेमोरी। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और ये दो और बचे हैं इसके, स्टोरेज और पावर मैनेजमेंट सबसिस्टम। तो एक एक करके हम इसमें पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ये सिंपली हमारी ये क्या करता है, ये कॉलिंग से रिलेटेड होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ये नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है कि ये कॉलिंग से रिलेटेड होता है, यानी कि सिम के थ्रू मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करता है, जैसे आपका 3G, 4G, 5G, है ना। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें मोबाइल के एप्स रन होते हैं, ये पूरे सिस्टम का काम मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले सबसिस्टम। ये क्या करता है, ये डिस्प्ले दिखाने का काम करता है, यानी कि टच स्क्रीन और कीबोर्ड इनपुट भी यही हैंडल करता है। फिर आता है हमारा कैमरा सबसिस्टम। ये इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग करता है। इसमें ISP होता है, यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर, जो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, स्टेबलाइज फोटोज, इंस्टेंट कैप्चर और इमेज इन्हेंसमेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबाइल सिस्टम मेमोरी की, यानी कि मोबाइल मेमोरी हमारी दो तरीके की होती हैं। एक तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रैम हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और रोम हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। रैम यानी कि जब कोई ऐप चलाते हैं तो वो रैम में लोड होती है, जितनी ज़्यादा रैम उतनी बेटर स्पीड। वहीं अगर हम रोम की बात करें तो ये OS या सिस्टम फाइल्स को स्टोर करता है, इससे हम राइट नहीं कर सकते, ये फ्लैश मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा स्टोरेज। अब स्टोरेज ये एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, जैसे SD कार्ड, हम इसमें फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक स्टोर करते हैं। क्लाउड स्टोरेज भी इसमें आता है। नेक्स्ट आता है हमारा पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम। ये सब सिस्टम मोबाइल को पावर देता है। इसमें बैटरी यूनिट, चार्जर और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये इंश्योर करता है कि मोबाइल को सही पावर सप्लाई मिले। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जानते ही हैं आप कि सॉफ्टवेयर मतलब इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम का सेट जो हार्डवेयर को चलाता है। अब सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को इंटरनली कंट्रोल करता है, उसके हार्डवेयर को मैनेज करता है। अब इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। ये सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, यानी कि कुछ एग्जांपल्स हैं इसके हमारे, जैसे विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS। वहीं अगर हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो लैंग्वेज प्रोसेसर ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C, जावा, C++ को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसके तीन टाइप्स होते हैं हमारे, एक तो असेंबलर, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। असेंबलर यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और तुरंत एग्जीक्यूट करता है। वही कंपाइलर पूरा कोड एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दूसरा टाइप है मतलब सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया होता है। तो इसके हमारे चार टाइप्स होते हैं, एक तो पैकेजेस, दूसरा यूटिलिटीज और तीसरा होता है कस्टमाइज्ड या बिजनेस सॉफ्टवेयर, और फोर्थ आता है इसमें हमारा, इसमें फोर्थ पॉइंट कहाँ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद, वो टाइप्स हमारा हट गया है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अभी बता दे रही हूँ मैं उसके बारे में। तो पैकेजेस जो जनरल पर्पसेस के लिए होते हैं, यानी कि जैसे हमारा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे हमारे जनरल यूज वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड यानी कि डॉक्यूमेंट लिखने के लिए होता है, एक्सेल कैलकुलेशन या स्प्रेडशीट के लिए होता है, पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। वहीं अगर हम यूटिलिटीज़ की बात करें तो यूटिलिटीज़ ये सॉफ्टवेयर सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि हमारा टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेंशन यूटिलिटी और डेटा डिफ्रेगमेंटेशन और एंटीवायरस। तो टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड,
वहीं बैकअप यूटिलिटी की बात करें तो बैकअप यूटिलिटी यानी कि डेटा का बैकअप लेना। कंप्रेशन यूटिलिटी, फाइल्स छोटी करना जैसे विनजिप। डिस्क डिफ्रेगमेंटर यानी कि हार्ड डिस्क को ऑर्गेनाइज करता है। एंटीवायरस जो कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है हमारा कस्टमाइज या बिजनेस सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज या बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, जैसे हॉस्पिटल का पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम या स्कूल का अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। चौथा पॉइंट इसमें यह था, वो है डेवलपर टूल्स, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करता है कोडिंग और नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल VS कोड, पाइचार्म, नेटबीन्स एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज, यानी कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मतलब प्री रिटन कोड का कलेक्शन, जिसको प्रोग्रामर्स बार बार यूज कर सकते हैं। पाइथन की कुछ फेमस लाइब्रेरीज हैं नमपाई यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन, साइपाई यानी कि साइंटिफिक पाइथन और पांडास लाइब्रेरीज। नमपाई जो मैथ्स के लिए यूज होती हैं, साइपाई यानी कि जो मॉड्यूल्स कंटेन करती हैं फॉर अलजेब्रा के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए और इंटीग्रेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। पांडास लाइब्रेरीज यानी कि जो डेटा हैंडलिंग के लिए होती है, इनसे प्रोग्रामिंग इजी और फास्ट हो जाती है। सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ असर्शन एंड रीज़न जो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।